हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है आपातकाल। आपातकाल से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव को करेंगे, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध अर्थात अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक रूप से कार्य करता है, वहीं आपातकालीन इस परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप से कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि सामान्य भी जैसे भारत में आपातकाल नहीं लगा हुआ है, तो राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, राज्यों के अपने विशेषाधिकार हैं जिनका वह प्रयोग करते हैं राजपाट के लिए। लेकिन आपातकाल के समय पे एकात्मक रूप से हो जाता है, अर्थात जितनी भी शक्तियां हैं वह केंद्र के पास चली जाती हैं, राज्य के पास कोई भी शक्ति नहीं रह पाती है। तो सामान्य तौर पर भारत का संविधान संघात्मक रूप से चलता है। जैसे हम कहते हैं भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ लाइन को समझ गए होंगे। आपातकाल उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, आपातकालीन जो उपबंध होते हैं, प्रशासनिक विवरण है, यह भारत के संविधान से लिए गए हैं, जिसका स्रोत क्या था, भारत का संविधान जो 1935 का था, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये चीज़ों को ली गई है। जबकि आपातकाल के मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। इस चीज़ को आप जो है ना अच्छे से दोनों पॉइंट को समझ लें। जैसे लिखा गया है आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, कैसे आपातकाल के संबंध में केंद्र सरकार कार्य करेगी, कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, यह सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और जबकि अगर एग्ज़ाम में आएगा कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से हैं, तो मैक्स हम लोग टिक कर देते हैं जर्मनी से। जर्मनी से सिर्फ ये लिया गया है कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनका स्थगन किया जाएगा। मतलब आप अपने मूल अधिकारों के आपका हनन हो रहा है तो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन सभी को होता है इस पॉइंट को लेकर। आपातकाल उपबंधों का वर्गीकरण। भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात 352 में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 356 में, जो कि अनगिनत बार लग चुका है। और जो देश में राष्ट्रीय आपात है वह सिर्फ अभी तक 3 बार लगा हुआ है। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित है, जो अभी भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है। अब डिटेल में बात करते हैं राष्ट्रीय आपात 352 की। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी पर भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। पहला कारण हो सकता है कि युद्ध की स्थिति हो, दूसरा बाहरी आक्रमण, कोई दूसरा देश वगैरह आक्रमण कर रहा हो, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, मतलब भारत में ही आंतरिक अशांति हो गई है और वह आंतरिक अशांति इस प्रकार है कि विरोध जो है वह शस्त्रों के माध्यम से किया जा रहा है, लोग हथियार ले लिए हैं, तो राष्ट्रपति जो है ना वह राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। ध्यान रखिएगा, लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल की। ठीक है, जो भारत की मंत्रिमंडल, जैसे मंत्रिमंडल में सभी सदस्य मंत्री के शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी मंत्रिमंडल में शामिल है। उनकी लिखित जो सिफारिश होगी उस पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपातकाल की घोषणा की गई है, तो कोई भी व्यक्ति इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ये क्या आवश्यकता थी, क्यों किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्घोषणा की प्रकृति एवं अवधि। मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगाया गया, उसकी प्रकृति क्या होगी। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान
इसे सदन के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक एक शब्द स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है और वो काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगर आपातकाल की घोषणा की है तो लिखा है आपातकाल की घोषणा की 1 माह तक प्रवर्तन रहेगी। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर दिया है तो 1 महीने के अंदर जो है संसद में एक बिल के माध्यम से इसे पारित करवाना पड़ेगा। अगर पारित नहीं हो पा रहा है तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, और अगर पारित हो गया तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगले 6 महीने फिर अगर आगे बढ़ाना है तो फिर उसे उसी बहुमत के साथ पारित करवाना पड़ेगा। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत के साथ 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है तो पूरे भारत में लगेगी। किसी एक क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है, 1-2 राज्यों में लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि पूरे भारत में ही लगाई जाए। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपातकाल लगा दिया गया है तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये 44वें संविधान संशोधन के बाद हुआ था, जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, फिर जनता पार्टी की सरकार आई, तो 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया जो कि पहले डिफाइन नहीं थी। कि राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करना, सीएम वगैरह कार्य करते रहेंगे, लेकिन नियम बनाने की शक्तियाँ खत्म हो रही है, नियम केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से वह संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे। आदेश कौन देगा? केंद्र ही। एग्जीक्यूशन का काम जो है ना वो राज्य सरकार का रहेगा। जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः ही प्रभावी हो जाते हैं, जिसके अनुसार अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन स्वयं हो जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है और जीवन का अधिकार जो है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल को ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? अभी उद्घोषणा की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है कि चलो आज से राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है। संसद द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है। तो पहला ये हो सकता है राष्ट्रपति कह दिया कि चलो आज से नेशनल इमरजेंसी ख़त्म है। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय निकल चुका है और संसद में जो है विशेष बहुमत से ये पारित नहीं हो पाया तो समाप्त हो सकती है। तीसरा, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि चलो नेशनल इमरजेंसी आज से ख़त्म हो रही है 6 महीने के पहले ही। मतलब ये है कि पहले हमने पास कर दिया, ठीक है, फिर 2 महीने बाद लगा कि नहीं यार अब ख़त्म होना चाहिए, तो साधारण बहुमत से संसद में जो संसद सदस्य रहते हैं साधारण बहुमत से इसको वापस भी ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं, इसके इतिहास की। अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा, अब तक 3 बार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर चुके हैं। पहला था अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक भारत चीन युद्ध, और उसी बीच 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। फिर आगे चल के फिर एक बार युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ 1971 से लेकर मार्च 1977 के बीच भारत पाकिस्तान के द्वारा जो अघोषित युद्ध था, जिसमें बांग्लादेश को भी डिवाइड मतलब पाकिस्तान को डिवाइड करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया, तो वह एक समय था। और तीसरा था 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। ये तो 3 बार जो है ना अभी तक राष्ट्रीय आपात लग चुका है, ये डेट याद रखिएगा। आगे जो है जनता पार्टी की सरकार बनती है
तो उनके द्वारा जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप हड़ताल, जैसे 1975 की सदी में लोग हड़ताल कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, तो आपने इमरजेंसी लगा, नहीं। जब सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा, लाठी डंडे और अदर चीज़ें, चाकू, हथियार, मतलब हथियार, जो भी हथियारों के माध्यम से जब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, हिंसात्मक प्रदर्शन किया जाएगा शस्त्रों के माध्यम से, तब आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब अनुच्छेद 352 को पढ़ने के बाद अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन 356, जिसका भयंकर दुरुपयोग किया गया है। आए समय ये चीज़ें लगती रहती हैं, लेकिन हाँ, अभी पिछले अगर दशक में बात की जाए तो सबसे कम बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप से नहीं चल पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना समाधान ऐसा लग जाए कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ध्यान रखिए, तो शुरुआत जो एग्ज़ाम में ऐसे आती है कि राज्य में पहले राज्यपाल के द्वारा मतलब शासन किया जाए, या फिर ऐसा कहें कि राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल शासन करता है। जब राष्ट्रपति शासन रहता है राज्य में 356 के तहत, तो सारी शक्तियां राज्यपाल के पास पहुंच जाती हैं। शुरुआत होती है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। खासकर संवैधानिक विफलता के समय राज्यपाल एक रिपोर्ट पेश करेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, सारी शक्तियां जो हैं राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगी। अनुच्छेद 365, सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता है। अगर मतलब केंद्र सरकार ने है कोई आदेश जारी किया और राज्य सरकार उसको पालन नहीं कर पा रही है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उद्घोषणा की प्रगति एवं प्रक्रिया कैसी होगी? इसके पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको चीज़ें सही लग रही हैं, तो नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी नोट्स बनी रहें, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। उद्घोषणा की प्रकृति एवं अवधि। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर दें, तो वह 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बढ़ाने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला शर्त है कि संपूर्ण भारत में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो। भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। उपरोक्त शर्तें पूरी होने के बाद किसी राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। प्रभाव क्या होगे? मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्या प्रभाव होंगे उसके? पहला रहेगा कि देश का संघात्मक तंत्र एकात्मक रूप से बन जाएगा। राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि का नियंत्रण। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकता है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग और आचार संबंधी निर्देश संसद देगी। उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं लाई जा सकती। मतलब उच्च न्यायालय की शक्तियां वो अपना वो काम करते रहेगा, ठीक है। उद्घोषणा की समाप्ति। किसी राज्य पे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, उसका समाप्ति कैसे करेंगे? राष्ट्रपति स्वयं अपनी उद्घोषणा द्वारा आदेश कभी भी वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब लास्ट जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में देखते हैं, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा हुआ है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब इसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान हो जिससे कारण भारत की वित्तीय स्थायित्व या शाख को खतरा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना पड़ता है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना अति आवश्यक है।
वित्तीय आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह लागू रहेगी। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे वर्तमान में देखिए, मान लीजिए 2 महीने पहले जो है वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता, तो फिर जो मोदी जी की प्रथम बैठक होने वाली है 26-28 जून के आसपास, उससे 1 महीने के अंदर जो है लोकसभा में इसे पारित करना पड़ता कि हाँ, इन चीज़ों की आवश्यकता है कि वित्तीय आपातकाल लागू रहे। ठीक, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कितने समय के लिए लागू होगा इसकी सीमा निर्धारित नहीं है। अभी तक देश में एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है अभी तक कभी नहीं की गई है। एक बार से प्रमुख प्रावधानों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव का वर्णन है। 354 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तब राजस्व के वितरण संबंधी नियम क्या होंगे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का उपबंध है। 357 में वर्णित है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, मतलब जो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कैसे हनन की जाएगी। आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन एवं निलंबन, और वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रमुख उपबंध क्या होंगे। ये 360 तक रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज्य, इन सब को पढ़ेंगे, जिसका वर्णन संविधान में प्रचुरता से किया गया है। MPPSC का भी ये फेवरेट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको समराइज़ मैंने कर चुका है कि उपबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें ये आपातकाल से संबंधित प्रश्न ना पूछे जा रहे हों। तो कम से कम इतना तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 18 में वर्णित है, क्योंकि पाठ ही पूछ चुका है। ठीक है, जैसे ही आप 18 साल के एडल्ट हुए तो आपातकाल लग गया, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।